my screen. आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलें। I have started recording और अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, चलें। So I wanted to share few simple ideas with you, and I want you to work on these ideas. So there are multiple benefits of working with these ideas. तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, then you can ask few questions. तो एक इसमें जो है ना, मैंने लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्टिंग गारमेंट्स। ठीक है, तो आपने मूवी देखी हुई है अवतार? ये देखी होगी आप सबने। तो when you are designing, when you are making these animated movies, तो how do you think ये मूवी बनती है? मतलब ये एक ह्यूमन के ऊपर हाउ डू यू थिंक ये जो गेटअप है कैसे कैसे बनाया जाता है? सर वो लैंडमार्क फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं फेस से और फिर उसको एक वर्चुअल फीचर से रिप्लेस कर देते हैं, एवटार यानी बना देते हैं उन फीचर्स पे जो कि बिल्कुल ही उन पॉइंट्स पे रिप्लेस कर दे। बेसिकली यू आर ऑग्यूमेंटिंग सम स्टफ। तो उसके लिए ना हमारे पास कोई एबिलिटी होनी चाहिए टू ट्रैक डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो द प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू ट्रैक द पॉइंट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, बिकॉज एक्चुअली तो कोई फीचर नहीं है ना। ये जो आपका फेस है इसमें कोई लैंडमार्क नहीं है। मतलब मेरे स्किन का एक ही कलर है, माई फोर हेड एंड माई चीक्स। यू कैनॉट प्रिसाइसली टेल कि मेरे फोर हेड पे जो है, अगर मैं कहीं पे हाथ रख दूँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू कैन ट्रैक माई हेड, but tracking every point on my face is difficult because uh, my skin is textureless. Do you understand this? जो टेक्सचरलेस चीज़ें होती हैं ना उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है, डेंस ट्रैकिंग। तो since tracking is difficult, overlaying something on top of it is also difficult. तो ये जो है ना ह्यूमन मोशन कैप्चर, दिस इज़ चैलेंजिंग। तो इसके लिए ना काफ़ी सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ ह्यूमन का स्केलेटन, मतलब बाजू ट्रैक कर लें और टांगें ट्रैक कर लें, जिसको हम ह्यूमन पोज बोलते हैं। तो पीपल हैव कम अप विद रियली फैंसी टेक्निक्स टू कैप्चर द पोज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आप ये देखें ना, दिस इज़ a very famous paper, a very simple technique using computer vision। ये डिज्नी और CMU, इसमें यहाँ पे एक ये पाकिस्तानी रिसर्चर भी है। तो इन्होंने क्या किया था कि all of these motion capture techniques were in a controlled environment।
कि आप कहीं पे हैं लैब के अंदर या स्टूडियो के अंदर, और वहाँ पे आपने बहुत सारे कैमरास लगाए हुए हैं, एंड अ पर्सन इज़ वेयरिंग सम मार्कर्स। मैं कोई आर्टिफिशियल ना चीज़ें पहन लेता हूँ ताकि वो ट्रैक हो सकें। तो कैप्चरिंग ह्यूमन मोशन इन आउटडोर सेटिंग्स वाज डिफ़िकल्ट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम एक बंदे को ना कैमरास पहना देते हैं। तो ये देखें, इस बंदे ने ना कोई 5-6 कैमरास पहने हुए लेफ्ट पे। तो फिर इन्होंने सिर्फ ये किया कि वीडियो ऑन कर दी, सारे कैमरास रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, और फिर ये क्या करते थे कि दे वर जस्ट फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द कैमरा। और यहाँ पे नज़र आ रही है आपको ये कैमरा की पोजीशन? ये कैमरास देख रहे हैं आपने, इसने काफ़ी सारे GoPro पहने हैं। देन दे Yes, यूज्ड, sir. फिर इन्होंने ना हर कैमरा की पोजीशन पता चलाई एंड दे कन्वर्टेड इट इनटू द बॉडी मोशन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कंप्यूटर विजन में, अभी हम देखेंगे कि कैसे कैमरा से पोजीशन निकाली जाती है। तो ये दे यूज द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर टू find the position of every camera, and every camera is a joint for human body, and then they replaced the human pose with an artificial character. Okay. So the things which you will learn in this course, this structure from motion, especially this finding the position using only images, it helps to come up with this kind of motion capture uh, technology, which is in an uncontrolled environment, and it is really low cost. इसके मुकाबले में जो है ना, आपने देखा होगा कि इवन फॉर स्पोर्ट्स, और मैंने क्लास में भी दिखाया था कि वी गो फॉर जो बायोमैकेनिक्स लैब होती है, यू वेयर लॉट ऑफ मार्कर्स एंड यू प्लेस लॉट ऑफ सेंसर्स. Just by using a very simple camera, they came up with this technique. So this is one, this is one of the papers I really like. Something simple, and it came up with a new technology, new application. तो अच्छा, अब इनमें जो है, what is the challenge now? The challenge is that if you are wearing cameras, then you can only wear a limited number of cameras. तो उसके बाद जो है ना, द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू डेंसली ट्रैक ह्यूमन बॉडी? इसमें तो कुछ जॉइंट्स ट्रैक हुए हैं ना, तो आई वांट टू डेंसली ट्रैक माय बॉडी. फॉर एग्जांपल, इमेजिन आई एम अ रेसलर एंड I am a sports person and I want to know the motion of the muscles. I want to analyze my muscles. So I should be tracking every dot of my body. तो ये वाली अप्रोच जो है ना, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल. तो उसके लिए ना, ये एक दिस इज़ एन ऑल्सो अ रीसेंट पेपर. दिस इज़ बेसिकली इन कंट्रोल्ड सेटिंग, बट इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन एन अनकंट्रोल्ड सेटिंग. तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ह्यूमन बॉडी पे ना कोई स्पेशल पैटर्न नहीं होता, तो वी विल मेक अ गारमेंट, और ये गारमेंट बंदे को पहना देंगे, एंड देन दिस गारमेंट हैज़ अ स्पेशल कोडेड स्ट्रक्चर, और फिर हम इस गारमेंट को व्यू करेंगे फ्रॉम मल्टीपल कैमराज, एंड देन वी विल रिकंस्ट्रक्ट द ह्यूमन मोशन. अगेन समथिंग वेरी सिमिलर, बट दे केम अप विद डेंस ट्रैकिंग. तो मैं इनके रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ. ये सूट था, एंड दिस इज़ द डेंस ट्रैकिंग. अच्छा, ये जितनी डेंस ट्रैकिंग हो रही है ना, इतनी डेंस ट्रैकिंग हम नहीं कर सकते विद लाइक सिंपल RGB कैमरा. Even with the deep pose estimation techniques, they cannot reconstruct accurately so many points on the human body. So, so, so I was looking at now this ability to reconstruct human body
has many applications, especially in the, you can say, ऑनलाइन रिटेल. आप कपड़े बेचना चाहते हैं, एक बंदा कपड़े ट्राई करना चाहता है, बट जब वो जब तक आप उसकी बॉडी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे, आप वो क्लोथ्स एक्चुअली, उसको पता नहीं चलेगा कि हाउ वेल दीज क्लोथ्स फिट द पर्सन. तो नाउ देयर आर न्यू एप्स कमिंग अप. अभी आप देखेंगे, मैंने भी कल न्यूज़ पढ़ी थी, दैट दोज गाइज आर सेइंग कि अगर आप इस तरह के डॉटेड पैटर्न वाले गारमेंट पहन के एक दफ़ा अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ना घर पे, तो देन यू कैन ट्राई एनी ड्रेस अवेलेबल ऑनलाइन. तो एनीवेज, this is where the semester project is. The semester project is about फॉर एग्जाम्पल आप ये ड्रेस देखें ना, इसमें काफ़ी सारे रेड डॉट्स हैं. सो द क्वेश्चन इज कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा रेड डॉट पहले वाले इमेज में किस रेड डॉट से मैच होना चाहिए दूसरे वाले इमेज में. देयर आर लॉट ऑफ रेड डॉट्स. सो द ट्रिक इज कलर कोडिंग, एंड दिस इज द ट्रिक. इन्होंने कहा है कि अगर एक रेड डॉट होगा ना, तो हम उसके नेबर्स देखेंगे. तो द नेबर्स आर यूनिक. तो द वे दिस ड्रेस हैज़ बीन प्रिंटेड, अब इसमें देखें, दिस इज सिंपल इमेज प्रोसेसिंग. यू डोंट नीड डीप लर्निंग एंड यू डोंट नीड कंप्यूटर विजन नॉलेज. इट इज़ वेरी सिंपल. आप कलर ये 3x3 का नेबरहुड बना लें, एंड देन in another image you might view this 3x3 pattern from a different angle, so it might appear as rotated in the other image. तो इन्होंने कहा है कि we will convert this color dots into a code, and then we will try to use then all the patterns which have this code, they will be only used once. अगर आप ये नीचे देखें ना, तो ये सारे जो तीनों पैटर्न है ना, इनका एक ही कोड बनता है. तो ये इनमें से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वी विल ओनली यूज वन पैटर्न ऑफ. तो इफ़ यू हैव 4 कलर्स यू कैन मेक, आई डोंट नो हाउ मेनी, 8600, 8160 such 3x3 dots. तो इसमें बेसिकली द सेमेस्टर प्रोजेक्ट इज अबाउट ड्राइंग दीज डॉट्स on a piece of paper and taking its pictures and finding out कि पहले इमेज में जो चीज़ है ना, वो दूसरे इमेज में कहाँ पे होगी. It is as simple as that. So you can use this technique in all those applications where you can control the application. ठीक है, तो this is one of the projects. This is like a very simple basic image processing which is generating a lot of applications. So I will share this paper. ये मैं इसका लिंक दे दूँगा. You can just read this paper and it is very simple and try to implement it. So this is what we want. इसमें हम कुछ और चीज़ें चाहते हैं कि सर्कल्स ना हो, मतलब एक ऐसा क्लोथ हो जिसपे आप सर्कल ना ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स ड्रॉ कर दें, इरेगुलर शेप्स ड्रॉ कर दें, तो क्या तब भी आप मैच कर सकते हैं कि नहीं? तो हाउ विल यू मैच irregular shapes? The colors remain the same but the shapes are irregular, तो simple circle detection does not work. ठीक है, तो this is just a brief introduction. You can read the paper and decide. So now this kind of image processing and these kind of applications, they give you the performance which is beyond automatic methods like any computer vision method or deep learning method. तो एक ये था, इसमें मैंने प्रोजेक्ट लिखा हुआ. अच्छा, ये जहाँ मैंने रिकंस्ट्रक्टिंग गारमेंट्स लिखा हुआ है ना, तो दिस इज व्हाट वी वांट इन दिस. I can explain another one.
हम ये डिस्कस कर लेते हैं, लुकिंग एट कैमरा फ्रॉम क्रिमिनल्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसी इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। सो दिस थिंग, यू सी, कैमराज हैव अ टेक्निकल एस्पेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो गई और डीप लर्निंग हो गई और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस, they are technical things. There is also a social aspect of camera, and this is a very interesting thing. I never knew this thing about cameras, but social scientists also use cameras to uh, design very interesting uh, experiments. तो इसको, जो एक बहुत ही फेमस इवेंट हुआ था, देयर वाज अ मर्डर कमिटेड इन न्यूयॉर्क, और काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर से देखा था, खिड़की से नज़र ऑन द स्ट्रीट, बट नो वन रिपोर्टेड। सो police and the social scientists were really like surprised that so many people saw somebody committing a murder and nobody reported in a city like New York, and it's not a tribal city. So then they investigated what happened. So what they figured out was, उसको हम बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर में ना बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अ, अगर इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है ना जहाँ उसको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं और कोई और ये बंदा काम कर देगा, तो वो फिर देन द पर्सन डजंट एक्ट। मसलन आप सड़क पे, कोई कचरा पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई और उठा लेगा ये। तो दिस इज कॉल्ड बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। सो नाउ व्हाट, सो दे फिगर्ड आउट, उन्होंने ये कहा, इसमें ये कह रहे हैं 38 लोगों ने बस खड़े होके देखा। सोशल साइंटिस्ट देन फिगर्ड आउट कि हैड ओनली वन पर्सन लुकिंग एट दिस मर्डर, अगर एक आदमी देख रहा होता तो उसने ज़रूर रिपोर्ट करना था। तो दिस इज़ जस्ट ह्यूमन बिहेवियर। तो this theory of bystander effect has been really tested in different situations. One of the situations where this theory has been tested is called uh, bystander effect in the presence of security cameras. तो दे डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट जहाँ सारे एक्टर थे और एक बंदा जो है ना वो एक्टर नहीं था। तो दे कमिटेड अ थेफ्ट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, and then they committed a theft in front of another person who was also not an actor, but they told him कि यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। तो किसी और बहाने से उसको बुलाया था और उसको कैमरा दिखा दिया था। नाउ ही वाज सिटिंग इन द रूम। तो दे फिगर्ड आउट कि जब कैमरा होता है ना सीन के अंदर, तो पीपल बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली। सो कैमरा attenuates the bystander effect. So you see, images and cameras are not only about pixels and deep learning and features, it has a bigger impact. तो recently जो है ना, in a journal called the Journal of Experimental Criminology, इसको हम बोलते हैं experimental criminology. This is a really an upcoming area where we really test any new technology and find out कि इसका कोई वाकई फ़ायदा है कि नहीं है। मतलब कैमरास, पुलिस ऑफिसर्स का बॉडी वॉर्न कैमरास पहनने का फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट, ताकि हमें पता चले कि क्या टेक्नोलॉजी वाकई ही सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाएगी या नहीं लाएगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इट।
तो अभी रिसेंटली ना देयर वाज अ पेपर, ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जिसमें ना दे यूज्ड दे टेस्टेड द साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, और इन्होंने ये चेक करना था कि कौन सा घर ऐसा होता है जहाँ चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने ये चेक किया कि क्या ये बात ज़रूरी है कि आपको गार्ड रखना चाहिए हु इज़ फिज़िकली फिट एंड हु इज़ पेट्रोलिंग द एरिया, या आप कोई भी बंदा घर में हो तो इज़ इट एज गुड एज हैविंग अ गार्ड और नॉट। और फिर एक तीसरी सिचुएशन थी जिसमें कोई भी बंदा नहीं था, मतलब देयर वाज नोबडी प्रोटेक्टिंग और वाज सीन नियर द हाउस। तो इन्होंने ये एक वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट, एक गेमिंग इन्वायरमेंट बनाया जिसमें बर्गलर्स को कहा कि आप ज़रा जाएं और किसी घर में चोरी करें। तो तीन सिचुएशन थी, एक सिचुएशन में कोई भी बंदा नहीं होता था, एक सिचुएशन में एक बंदा बस बैठा होता था, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता था, और एक सिचुएशन में आप जब घर के पास जाते थे ना तो वो आपसे आकर पूछता था कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो दे टेस्टेड दिस इन अ वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट, और उसका रिजल्ट ये था, उन्होंने ये बताया कि अगर एक बंदा घर के बाहर बैठा हुआ है ना and he is not paying attention to you, he is as good as having a guard. The burglar will not go, मतलब उसको लगेगा कि इस घर का या इस गली को ना कोई बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो he doesn't need to be like young person, कोई भी ओल्ड पर्सन हो सकता है। तो दिस इज रियली न्यू, दिस आस्पेक्ट। तो दे एक्चुअली इसमें जो हमारे इंटरेस्ट की बात है, उन्होंने ना ये थ्योरी टेस्ट करने के लिए ना वर्चुअल रियलिटी यूज़ की है, मतलब एक गेमिंग एनवायरनमेंट यूज़ की है। कि जेल में कुछ क्रिमिनल्स थे, उनको कहा कि ज़रा आप ज़रा ये गेम खेलें ना, और आप ये चोरी करने की कोशिश करें इस गेम में। तो what we want to test in this perspective, this social perspective, ये मैंने कहा था कि somebody is really into these criminal crime thrillers and GTA, they play GTA, तो GTA allows you to create such scenarios कि आप जो है ना एक बंदे को बीच में कहें और कुछ और बंदे जस्ट प्ले द गार्डियन, दे शुड प्ले द गार्डियंस रोल एंड यू कैन चेक। ठीक। तो ये जो है ना, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैमराज एंड इन आवर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप कुछ पढ़ रहे होंगे, दे हैव टेस्टेड कि कब लोग लॉ को फॉलो करते हैं और कब नहीं करते। तो अगर आप एक गली है ना जिसमें आप देखेंगे लोगों ने दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा, और अगर एक गली है वो बिल्कुल साफ है, उसमें आपका बिहेवियर कुछ और होगा। दिस इज जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। हम भी यही करते हैं, हमें पता हो ना कि कौन से सिग्नल पे पुलिस खड़ी है तो वो तो हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, बट अगर हमें पता हो ना कि ये सिग्नल कोई नहीं देखता, बस इसको सारे ही तोड़ते हैं, तो उसको हम भी तोड़ेंगे। This is so testing these kind of scenarios is very difficult in real life. ब्रेकिंग, फॉर एग्जांपल, ये सिग्नल तोड़ना। तो दिस GTA गेम अलाउज यू टू क्रिएट सच आप में से किसी ने खेली हो ना तो उसको पता होगा कि मॉड्स होते हैं गेम के अंदर। तो यू कैन क्रिएट अ सिनारियो, so we want to create this scenario in inside this GTA. So this is another project. If you really play GTA and you like it, you will enjoy this thing. Again, this is something related to images and augmented reality. Acha, then I can explain you this thing. So the point is, we really want to understand this new technology, these cameras and this virtual reality and security surveillance systems. We really want to see how this is changing our lives. It is affecting our lives. We are not only interested in
doing object detection or uh, training any classifier. We want to understand images and this new technology. This is the motivation, and then this gives us the advantage of coming up with some novel theory or some novel experiment. So these kind of things which are interdisciplinary, they are really, from a research perspective, they have big value because you become the first one to do it, and then people cite you and they really value your research. If you are working on something, for example, I'm trying to develop an object detector, so there are 1 million papers available on object detection. So I mean, my paper will be just one other paper. तो so this paper, ये जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, I think so this is from Microsoft. This is about हाँ ठीक है, तो इन्होंने एक डेटा सेट क्रिएट किया है अगेन यूजिंग अ गेम. ये देखें ना, ये गेम में ना इन्होंने बहुत सारे इमेजेस इकट्ठे कर लिए. So currently this is the trend in machine learning and computer vision. Since deep networks require a lot of data and labeling lot of data is really time consuming, तो अब लोग ये कर रहे हैं कि ये जो गेम्स हैं लाइक GTA एंड अदर गेम्स विच प्रोड्यूस रियलिस्टिक इमेजेस, मतलब मैं आपको गेम का इमेज दिखाऊं ना तो यू विल फाइंड इट हार्ड टू से कि भाई ये असल तस्वीर है कि गेम में आपने ली है. इतने अच्छे उसके वो ग्राफिक्स हैं. तो they have gathered this big set of video sequences by moving the camera inside this game, और इन्होंने कंपेयर किया है अपने डेटा सेट को प्रीवियस डेटा सेट से, एंड दे हैव सेट कि जी हमारा डेटा सेट बेहतर है क्योंकि हमारे डेटा सेट में ना जो कैमरे की मोशन है इट इज़ मोर वर्सटाइल. फॉर एग्जांपल ये किटी एक डेटा सेट है बहुत फेमस. वी यूज इट फॉर मल्टी व्यू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग. तो दे आर सेइंग कि वंस यू चेक, मतलब अगर आप पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स देखें ना एक्स वाई और जेड, तो मेनली यू आर मूविंग इन वन एक्सिस. फॉर एग्जांपल माय कैमरा इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड. इन द अदर टू एक्सिस, secondary and third axis, there is hardly any change. तो इन्होंने काफ़ी सारे डेटा सेट्स को ना यूँ चेक करके देखा है, और इन्होंने कहा है कि अब एक्चुअल लाइफ में अगर मैंने गाड़ी पे कैमरा रख के डेटा सेट रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली मैं ग्राउंड पे ही रहूँगा और सीधी गाड़ी चलाऊँगा. मेरे पास ये इजाज़त तो नहीं है ना कि मैं कभी लेफ़्ट मुड़ जाऊँ, कभी राइट मुड़ जाऊँ, कभी गाड़ी को उड़ाना शुरू कर दूँ. तो दिस इज़ अ बायस दे हैव फिगर्ड आउट कि ये डेटा सेट्स में बायस है. तो हमने जो मोशंस है, हमारी मोशंस ये जो नीचे दी हुई हैं, they are more aggressive. So you see, this is another way of looking at images. If there is a very big data set, you should be able to find out the bias of the data set. उस data set में कोई गड़बड़ तो नहीं है. And this is a very famous concept. ये एक बहुत famous paper है. It has like 2000 citations. If I can open it तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. तो this is a very cool example of doing like really novel research. तो इन्होंने 2011 में क्या किया कि ये जो दो रिसर्चर्स हैं, MIT एंड CME, ये तो रालवा एंड अलूशा, इन्होंने ना बहुत सारे डेटा सेट्स डाउनलोड किए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के, और दे आस्क्ड पीपल हु वर्क इन दिस एरिया, they used to show them an image and they used to ask, can you guess which data set this image is coming from? Now you see, each data has set has millions of images और आपने सारे images नहीं देखे होते. One data set can have images of a car, another data set can have images of a car. तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि ये कार किस data set से आ रही है. But they proved कि
जब आप रिसर्चर्स को दिखाते हैं ना, तो दे आर समहाउ, जिन लोगों ने इन डेटा सेट्स को यूज़ किया हुआ है बट इन इमेजेस को देखा नहीं हुआ, दे आर वेरी गुड एट टेलिंग which data set the image is coming from. So they said कि this proves that this data set has something which makes it different from the other data sets. So maybe our detectors are learning that thing and not the object. तो ये फिर इन्होंने दिखाया कि ये देखें, अब हम आपको दिखाते हैं क्या डेटा सेट बायस है। ये देखें, इन्होंने कहा कि ये कैलटेक डेटा सेट है, इसमें आपको सिर्फ साइड व्यूज नजर आएंगे गाड़ी के, और ग्रे में ग्रे स्केल में गाड़ियाँ होंगी। फिर ये जो आपका डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल लेबल मी, इसमें फ्रंट और बैक व्यू ज़्यादा नज़र आएंगे। और जो इमेज नेट की गाड़ियाँ हैं बेसिकली वो रेसिंग कार्स हैं, और आपको टॉप से नज़र आएंगी और साथ कोई सड़क का पैटर्न नज़र आएगा। तो दिस स्टार्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च अबाउट फाइंडिंग बायस इन डेटा सेट्स, कि हाउ डू यू फाइंड बायस इन डेटा सेट्स। अगर बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं और उनमें इस तरह के ऑब्वियस बायसेस हैं, तो जो भी आप डिटेक्टर ट्रेन करेंगे ऑन टॉप ऑफ दीज इमेजेस, उसमें भी वो बायस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कैलटेक डेटा को यूज़ करके कार डिटेक्टर बनाया है, तो वो हमेशा साइड कार को जो डिटेक्ट कर लेगा, फ्रंट व्यू को नहीं कर सकेगा। तो अब डेटा सेट आपने बहुत बड़ा गैदर कर लिया, उसमें बायस निकालना इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिर वो मैन्युअली आपको हर इमेज देखना पड़ेगा और फिर एनालाइज करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया वेयर पीपल ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स विद द डेटा सेट्स। डेटा सेट को ही इकट्ठा करता है, आप उसमें से ना मसले तलाश करते हैं। तो दिस इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग एरिया, जिसमें तो इसमें ना ये अब हम जो है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, कहाँ गया वो पेपर जो मैं आपको दिखा रहा था, उसमें से ना हम मसले तलाश करना चाहते हैं। हमें पता है किस तरह के मसले होंगे, ये मैं चाहता हूँ कि ये आप डेटा सेट डाउनलोड करें ना। तो एक मसला जो इसमें होगा, आई कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट, आई नो बिकॉज आई हैव वर्कड विद एक्चुअल रोबोट डेटा सेट्स। आमतौर पे ना, जब ह्यूमन इमेजेस कैप्चर करता है ना, तो ही ट्राइज टू टेक द बिग पर्सपेक्टिव, पूरा सीन नज़र आना चाहिए कैमरे में आमतौर पे। और जो रोबोट जब काम कर रहा होता है ना, उसने कोई कप उठाना है, उसने प्लेट उठानी है, उसने दरवाज़ा खोलना है, तो वो चीज़ों के बहुत पास जाएगा। आई नो दिस डेटा सेट इज इस डेटा सेट में वन, आई एम गेसिंग कि अगर हम इस डेटा सेट के इमेजेस को देखें ना, तो आई एम श्योर कि वी विल नॉट बी गेटिंग टू क्लोज टू द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज माय फीलिंग। So I want some student to just download this data set and let's try to find out koi some problem with this data set. So this skill of finding problem with the data set is what you will require in future. People know how to train a deep network. The deep networks, given enough data, they work very good. But uh, how to figure out the flaws in some data sets? This is the next skill which somebody who's interested in AI and image processing and machine learning, they should develop this skill. Again, not much programming, but some sort of basic understanding of images is needed. So this is recent paper and we are already working with this data set. I want the student to also, ये देखें ना कितने हैं यहाँ पे, ये सारे CMU के हैं researchers. If you can like come up with a bias in their data set, it will be a really big thing. So this is one project. I will give you another example of data set bias. When we are testing medicine, drug हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो it has been proven कि most of these subjects are male subjects. तो जो ड्रग की डोज डिसाइड होती है वो मेल सब्जेक्ट्स पे डिसाइड होती है. This is the reason when you give that dose to a female patient, it reacts
or the females do not, their body does not accept, or it's badly affected. So this is the reason, because the data set, the trial was biased, the result is systemically biased. इसको बोलते हैं वो सिस्टेमिक, ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर है ना, कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि एक तरह के लोगों को फायदा है और एक तरह के लोगों के लिए नुकसान है। तो अगर हम ऑटोमेटिक सिस्टम्स फ्यूचर में बनाने जाएंगे ना, तो वी वांट कि उसमें इस तरह का अनबैलेंस्ड बिहेवियर ना हो, अनबायस्ड सिस्टम। तो any system which you will be designing in future will have, there will be these questions. A recent इससे मेरा paper एक in the, क्वेश्चन है। जी, सर मैंने पूछना था कि जो बायस हम लोग जो ढूंढेंगे डाटा सेट से, तो वो मतलब हमें कोई मशीन लर्निंग को मतलब कोई एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ेगा ना, इसमें वेट्स वगैरह हम देखें जो ज़्यादातर हैवीली वेटेड है, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स एक इमेज के, उससे हम लोग कैलकुलेट करें बायस, हाँ विजुअली मैं हमने बताना है। नहीं, उसके लिए कुछ तो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ कलर चेक कर सकते हैं। इफ द कलर इज सिंगल कलर, तो दिस मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग, पूरे इमेज में एक ही चीज है। तो यू डोंट नीड टू ट्रेन सम डिटेक्टर, क्योंकि वो तो हमें पता है कि अगर आप ट्रेन, अब ये रिसेंट पेपर है, ये अभी पिछले महीने ही पब्लिश हुआ है, इसमें इन्होंने ना ह्यूमन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डेटा सेट्स को एनालाइज किया। उसमें इन्होंने ये करके बताया है कि अगर आप ह्यूमन डिटेक्शन कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर ह्यूमंस जो है ना वो मेल हैं, ह्यूमंस मेल हैं, एंड दे आर वाइट, और वेस्ट वेस्ट की वो पॉपुलेशन है। तो दिस इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी एंड लोकेशन इनइक्वालिटी। कि अगर आप एक डिटेक्टर ट्रेन कर रहे हैं जो सफ़ेद लोगों पे ट्रेन हुआ है और सिर्फ मर्दों पे ट्रेन हुआ है, तो चांसेस आर कि वो फीमेल को नहीं डिटेक्ट करेगा, एंड चांसेस आर कि वो अफ्रीका में उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह वो यूएस में काम करेगा। सर मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी कि फॉर जिस तरह अभी आपने बात किया, तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम एक अपना डाटा सेट बनाते हैं और फिर उसको उस डाटा सेट से कंपेयर करेंगे कि एक डाटा सेट में सारे मतलब वाइट्स हों, और एक जो डाटा सेट जो हमारे पास हो उसमें अगर 80% ज़्यादा जो लोगों के कलर है मतलब वो वाइट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि डाटा सेट ज़्यादा बायस है टुवर्ड्स वाइट्स देन ब्लैक्स। हाँ, तो हम बहुत बड़ा डेटा सेट बनाने का हमें ज़रूरत नहीं है, दुनिया ने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स बनाए हुए हैं। हमने ये करना है कि वो डेटा सेट लेके ना उसका वीकनेस तलाश कर लेंगे। तो दैट इज़ इनफ फॉर अस। फिर वो जब वीकनेस हम बता देंगे दुनिया को, तो दुनिया फिर उस वीकनेस को कवर करने के लिए एक और बहुत बड़ा डेटा सेट बनाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत ओके ही सर। सिंपल, इसमें ना ये देखिए, ये बहुत ही रीसेंट पेपर है, कब का है ये देखिए, ये लास्ट मंथ, समथिंग लाइक दैट। CVPR है या ECCP है, इसमें ना इन्होंने यही किया है, इमेजेस को डाउनलोड करके ना सिर्फ उनकी कैटेगरी बताई है कि किस इलाके से कितने इमेजेस आ रहे हैं। मुझे ग्राफ मिले ना, मैं आपको दिखाऊँ। ये कि बहुत सारे इमेजेस यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ये जो यूरोप की डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें से डेटा आया है, और बाकी मुल्कों से आ ही नहीं रहा। तो this is something, I mean, this is something which is novel, and it doesn't require you to train something, and it doesn't require you to be an expert in machine learning to get the message. अभी जो है ना, व्हाट वी वांट टू डू, ये जो डेटा सेट, गेमिंग डेटा सेट है ना, वी हैव टू एनालाइज दिस डेटा सेट। इसमें बहुत सिंपल है, आप हर इमेज में ना नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लें, डिटेक्ट लाइंस, वो जो हमने सिंपल फिल्टर्स पढ़े थे ना, वो अप्लाई करें इमेज पे, और हम प्लॉट कर लें कि ज़्यादातर रिचली टेक्सचर्ड इमेजेस हैं कि लो टेक्सचर्ड इमेजेस हैं, और वी कैन रन सम डिटेक्टर ऑन दैट के कौन से ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बाइस आपको नज़र आएगा, इनमें आपको बंदे नज़र नहीं आएंगे इन वीडियोस में। दिस इज़ अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमंस। तो इफ़ यू आर ट्रेनिंग अ रोबोट टू फंक्शन इन अ वर्ल्ड, इट शुड हैव ह्यूमंस। तो ये कुछ बातें जो हमें पता है, जो गेमिंग में नहीं होती। तो वी जस्ट वांट टू लाइक टेक अ डीपर लुक एट दीज इमेजेस। So this is an interesting activity. I mean, this is doable, and this trains somebody who will do it. उसको जो है ना वो ट्रेनिंग होगी कि बड़े डेटा सेट्स में से बायस कैसे निकाला जाता है।
फिर डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, 1 मिलियन इमेजेस, 2 मिलियन इमेजेस, आप हर इमेज को देख नहीं सकते, यू डोंट हैव टाइम, you have to come up from with some an automatic and simple method of figuring out कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी वांट टू वर्क इन। अच्छा, देन दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव बीन वर्किंग। अभी हो ये रहा है कि बहुत सस्ते ना लेंस बन गए हैं। दिस विल चेंज द वे आवर वर्ल्ड और आवर कैमरा वर्क्स। तो ये क्या है जी, 1 सेंट में माइक्रोस्कोप लेंस बन गया है। जस्ट बेक अ बैच इन ओवन, मतलब प्लास्टिक को ओवन में गर्म करते हैं और लेंस बन जाते हैं, एंड दे आर गुड इनफ फॉर 1000x मैग्निफिकेशन। ये बायोमेडिकल आउटलेट्स, ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो यू विल सी लॉट ऑफ सच। सो दे आर सेइंग कि अब हर मोबाइल जो है ना वो कैमरा बन जाएगा, सॉरी, हर हर मोबाइल कैमरा जो है ना लेंस बन, माइक्रोस्कोप बन जाएगा। सो हाउ डज इट चेंज आवर लाइफ? अगर हमारा मोबाइल ही माइक्रोस्कोप हो तो इससे हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है आने वाले वक्तों में? तो पहली बात तो ये है कि वी शुड बी वर्किंग विद माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। माइक्रोस्कोपिक इमेजेस आर डिफरेंट दैन नॉर्मल इमेजेस। वी शुड बी डेवलपिंग एप्लीकेशंस फॉर माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। तो ये जो है ना, एक स्टूडेंट है, आप ही की कोलीग है, इन्होंने ना, शी हैज़ बीन वर्किंग। तो व्हाट वी हैव प्रूवन सो फार इन एग्रीकल्चर इज कि ये जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ना, इट किल्स योर सॉइल। सॉइल में ये जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं ना, दे हैव अ फंक्शन जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड नहीं किया था। नाउ वी हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। व्हेन यू यूज artificial fertilizer, you kill these agents, which actually means you have killed your soil. तो soil health is a very important thing. तो हाउ सॉइल हेल्थ इसी तरह मैयर होती है कि आप ये सैंपल लेते हैं सॉइल का और आप जाके चेक करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज थिंग्स, दीज बैक्टीरियाज इन योर। तो अब हम ये इमेजिन कर रहे थे कि एक फार्मर है, उसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल नहीं है, वो इट इज़ एक्चुअली अ माइक्रोस्कोप। तो वो सॉइल की कोई तस्वीर ले और वो तस्वीर क्लासीफाई हो जाए कि इट्स गुड सॉइल और बैड सॉइल। इन्होंने ना, तो शी हैज़ शोन फ्यू थिंग्स। ये वो स्टूडेंट हैं लैब में ना, सॉइल इन्होंने इकट्ठे की हैं, जो इन्होंने बातें बताई हैं ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा ये देखें, ये डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी तस्वीर डिफरेंट तरह की बनती है, वेरी इजी टू क्लासीफाई। तो अगर आप ये सैंपल इकट्ठा सॉइल में से सैंपल लेने की टेक्निक सिखा देना किसी को, तो ही कैन टेल के किस तरह के बैक्टीरिया आपके सॉइल में हैं। तो यू कैन डू दिस सॉइल एनालिसिस योरसेल्फ। मतलब आपने क्लासीफायर ट्रेन किया है, यू डोंट नीड टू बी एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट टू नो कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है। मतलब अगर 100 तरह के बैक्टीरिया हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट दी चैलेंज इज के आपने ना, जो क्लासिक टेक्निक है ना वो ये है कि आप वो सैंपल लेते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको डिश पर डालते हैं, रात को अलमारी में रख देते हैं, कल सुबह उठते हैं ना तो इस तरह के पैटर्न बने होते हैं। इसमें से एक डॉट लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में से तस्वीर खींचते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ना ये वीडियो में एक्सप्लेन करती है ये सारा करके। तो एक्चुअली दिस इज लाइक पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स मोबाइल माइक्रोस्कोपी, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन सॉल्व। देयर आर मल्टीपल सच डिवाइसेस अवेलेबल ऑनलाइन कि आप ये ना लेंस अपने मोबाइल के साथ लगा लें। और द थिंग विच वी वांट टू टेस्ट इज, ये अब हमने बाकी सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं लैब में, हमें पता है कि सॉइल की हेल्थ आप इमेजेस से बता सकते हैं और एक सिंपल क्लासीफायर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, एक चीज़ हमें रह गई है जो हमने टेस्ट करनी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई इट। ये इन्होंने जो अप्रोच सीखी है ना, ये अभी करके दिखाएंगी वीडियो में। वी वांट कि आप किसी ना लेमैन को ये ट्रेन करें, पहले अपने आप को ट्रेन करें और फिर एक लेमैन को ट्रेन करें कि वो क्या ये सैंपल बनाने में कामयाब हो जाता है।
और अगर वो हो गया तो बाकी तो आपने उसको डीप क्लासीफायर और मोबाइल माइक्रोस्कोप सारा कुछ उसके पास है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे। आई मीन इसमें जो है ना, वी आर कनेक्टिंग विद दी लोकल इश्यूज। Is deep learning really helping the society, or is it just meant for developed world about object detection and robotics and all that? तो this is very interesting. आप खुद सीखें और आप किसी लेमैन को सिखा कर दिखाएं। तो this is something which is also something for the future. Deep classifiers will come in. We need to know, can somebody who is not well read can use this technology or not? ठीक है। This is a very exciting. I mean, I'm very interested in this. This is something which, if this is related to our local issues. अच्छा, एक ये है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ this one. If somebody is really interested in deep learning ना, तो उसको मैं ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, इसको मैं आपको सादा करके बता देता हूँ। आपके पास तस्वीर होती है, आप क्या करते हैं कि आप, ये तस्वीर भी आपके पास होती है और इस तस्वीर की पोजीशन भी आपके पास होती है, लेट्स से जीपीएस XYZ। फिर इसी तरह इस तस्वीर की XYZ। तो आप क्या करते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क को इनपुट पे इमेज देते हैं और आउटपुट पे बता देते हैं कि उसकी ये पोजीशन है इमेज की। ठीक है। तो फिर आप दूसरा इमेज देते हैं और फिर उसकी पोजीशन बता देते हैं। तो इस तरह एक नेटवर्क ट्रेन हो जाता है जो इमेज दिखाओ तो उसकी पोजीशन बताता है। इसको हम बोलते हैं पोज रिग्रेशन। दैट इज फाइन। बहुत सारा डेटा अगर आपके पास होगा, आपने एक ट्रैक, आप एक पाथ पे चले और आपने ना सैंपल करके इमेजेस दे दिए अपने डीप नेटवर्क को, तो उसने याद कर लिया। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है हमें कि फिर हम ये इमेजेस ना डिलीट कर देते हैं। हमारे नेटवर्क ने सब कुछ याद कर लिया है और अब हमें ये बहुत बड़ा जो वीडियो डेटा सेट है ना, इमेजिन करें एक रोबोट है, वो पूरा दिन चलता रहता है, कितनी ज़्यादा उसने वीडियो कंटेंट अपने पास इकट्ठा कर लिया होगा। तो जो हमारी क्लासिक टेक्निक्स है ना, उसमें हमें इमेजेस रखने पड़ते हैं, हम इमेज को इमेज से मैच करते हैं। ये जो अभी हम करेंगे कंप्यूटर विजन में क्लासिक मेथड से, उसमें इमेजेस रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एक डीप नेटवर्क ट्रेन करा सकते हैं ना, तो हम इमेज फेंक देंगे और सिर्फ ये नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं ना, वही हमारा सारी की सारी मेमोरी है, विच इज़ ग्रेट। पोर्टेबल चीज़ें बन सकती हैं। तो here is an example where this person, again a very good group, ये है Zurich Mark Polyphys, one of like the very senior researchers in computer vision। इन्होंने ना, TU म्यूनिक भी है यहाँ पे। तो इन्होंने ना ये करके दिखाया, इन्होंने ना उसकी लिमिटेशन बताई। ये देखिए ना, ये इन्होंने लिमिटेशन दिखाई। इन्होंने कहा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इस पिक्चर में मैं पढ़ लेता हूँ। ट्रेनिंग एंड टेस्ट ट्रेजेक्टरी, ट्रेनिंग इज रेड, टेस्ट इज ग्रीन। अच्छा, यहाँ पे ना आप चले किसी रास्ते पे तो रेड वाले पाथ पे आप चलें, और दिस इज व्हाट इमेजेस यू हैव शोन टू योर नेटवर्क। और फिर टेस्ट टाइम पे ना आपने वो लाल वाली सड़क के इमेजेस नहीं दिखाए, इसको ग्रीन वाले दिखा दिए, थोड़े से साइड्स पे होके आप चलें। आमतौर पे जो हमारे क्लासिक मेथड्स हैं ना, दे गिव यू द रिजल्ट इन दिस ब्लू कलर। ये ग्रीन लाइन के साथ आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है। ये हमने एक मैप बनाया था यूजिंग इमेजेस ऑन द रेड पाथ, बट व्हेन वी कम ऑन द ग्रीन पाथ, क्लासिक टेक्निक जिसको हम एक्टिव सर्च कहते हैं, ये जो अभी आप कंप्यूटर विजन में चीज़ें पढ़ेंगे, वो आपको बता रहा है कि आप किधर हैं। इट इज़ टेलिंग यू समथिंग क्लोज टू ग्रीन लाइन। बट वंस यू यूज डीप नेटवर्क्स, इट ऑलवेज गिव्स यू द रिजल्ट क्लोजर टू द रेड लाइन। ये रेड वाले रिजल्ट्स आपको एक डीप नेटवर्क से मिल रहे हैं और ये पिंक वाले रिजल्ट्स दूसरे नेटवर्क से मिल रहे हैं।
तो he proved के deep networks they are just memorizing. They, if your test trajectory is slightly different to your training trajectory, even then your deep network will give you a result closer to your training. उसके मुताबिक आप वहीं पे हैं. Whereas classic technique जिसमें आपने ये सारे images रखने होते हैं वो आपको बहुत अच्छा result देगा. So this is again an example where we have figured out a weakness of deep network. कि हमने उसको train भी किया तो then this guy did very nice experiments. इन्होंने कहा कि मैं एलिवेटर पे ऊपर जाता हूँ. ये तस्वीर जो है ना एलिवेटर पे ऊपर जाने की है. इसने तो वीडियो रिकॉर्ड कर ली और दूसरे एलिवेटर से ना नीचे आ गया ग्रीन वाले से. और ग्रीन वाले इमेजेस जब वो अपने नेटवर्क को देता है ना तो वो उसकी जगह बताता है रेड वाली लाइन के एग्जैक्टली ऊपर. ब्लू और पिंक जो है ना वो रेड वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर है. तो इसने प्रूव किया है कि डीप नेटवर्क इज नॉट लर्निंग एनीथिंग. इफ योर टेस्ट डेटा इज क्लोजर टू योर ट्रेनिंग डेटा देन डीप नेटवर्क इज गुड. लेकिन आप दो एलिवेटर्स में कितना फर्क होता है? कोई 5 मीटर हो जाएगा. देन ही डिड अ लॉट ऑफ सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स के बहुत सारी मल्टीपल रोड्स हैं. अगर मैं उन पे चलूं तो क्या इसमें ना ये मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ. इसने कहा चलें ठीक है हम डीप नेटवर्क को ना हेल्प करते हैं. आई हैव मल्टीपल रोड्स पैरेलल रोड्स. इसमें रेड वो हैं जिन पे मैंने ट्रेनिंग करनी है. तो इसने कहा कि मैं ना फर्स्ट रोड थर्ड रोड सेवंथ रोड की ट्रेनिंग कर लेता हूँ और फिर जो ग्रीन वाले हैं ना उनके बीच में रखता हूँ. शायद इंटरपोलेशन करने में कामयाब हो जाए डीप नेटवर्क. तो वो भी नहीं कर सका. वो कहते हैं आप ये देखें हर दफा रिजल्ट ना रेड लाइन के पास ही आता है, ग्रीन लाइन के पास नहीं आता. तो आई मीन दिस इज एन ऑल्सो इंटरेस्टिंग. There are some applications where deep networks are not doing good and their computer vision, classic computer vision techniques are doing better. So people who do not understand images and people who are just newcomers into machine learning, they assume that deep learning solves everything. There is a new startup, the person has trained a single deep network in his life and he thinks he is an expert in image domain. So for those people who have such limited view, these are the kind of papers that really open up. I mean, this is where you have the advantage, who have actually studied classical techniques. Somebody who has not worked with classical techniques in image processing, he doesn't have the basic understanding of these systems. He might design a very good deep network. He can claim to be a deep learning image processing expert, but you have to see has this person really worked with images or not? So this is a very famous paper. इसकी बहुत ज़्यादा citations हैं. Figured out some of the biases in deep network. ये network हमने भी use किया है. और अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना तो मैं आपको दिखाता हूँ. अगर मेरा लोड हो गया सिस्टम, if I am lucky, तो मैं आपको दिखा दूंगा. सर जी सर ये तो सर, लाइक मैं बहुत मुश्किल लग रहे हैं जो लोगों ने लाइक बहुत अरसा लगा कि ये रिजल्ट्स निकाले हैं. तो हम एक सेमेस्टर में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? नहीं, मतलब इसमें आपने डिलीवरेबल ये क्या है इसकी? नहीं ये तो वो तो डिलीवरेबल अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ना. डिलीवरेबल मैं आपको बता दूंगा. हमने कोई छोटा सा काम करना है इसमें. ये तो डीप एनालिसिस है ना. तो ये मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल जो हमने करनी है. वी डोंट वांट टू राइट दिस डिटेल्ड एनालिसिस. सही मसलन सर. यही एग्जांपल है. मैं अब आपको बताता हूँ जो हम करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं. ये नेटवर्क अवेलेबल है, ट्रेनिंग डेटा भी अवेलेबल है, ट्रेंड नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है. आपने कुछ नहीं करना. तो यहाँ पे अगर मैं खोल सकता ना, ये मेरी पता नहीं ड्राइव अपडेट. तो ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. वी विल डिस्कस इट लेटर, मे बी टुमारो इन द क्लास वी कैन डिस्कस अबाउट द डिलीवरेबल्स. और you can choose something of your choice and then we can discuss what is the deliverable. Deliverable will be something that you can do in one semester with a reasonable amount of time.
ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो you don't have to come up with such big ideas. We just want to solve. I just the point is what I want you people to know is that images this image processing has lot of dimensions. It is not about deep learning, which is sadly the focus these days. Everybody takes pride in claiming that they are deep learning experts. There is nothing to be proud of by saying that you are a deep learning expert. So there are other than deep learning, there are so many interesting things which you should look at in future when you are talking about images and data. How is it affecting our lives? तो ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ. है ना, हमने जो लैब में शो किया था कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है ना, आप उससे एक नेटवर्क ट्रेन करें या उस डेटा सेट को डिवाइड करके ना 2 नेटवर्क ट्रेन कर लें. तो जब आप 2 नेटवर्क ट्रेन कर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है एक को ट्रेन करने से. तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, फुल नेटवर्क एंड डिवाइड एंड कॉन्कर. अब ये अभी लोड नहीं हो रहे तो दिखाने का आपको फ़ायदा नहीं है. एक्सक्यूज मी सर. जी सर आपने वो जो रिग्रेशन वाली जो रिसर्च वर्क दिखाया था, यस सर, ये वाला सर, इसमें सर जी जी आप लोगों ने, आप बता रहे हैं कि एक पाथ के ऊपर वो जाता है और उसकी वो ट्रेनिंग करता है, लेकिन जब वो किसी और पाथ की टेस्ट करवाता है तो फिर वो भी रिजल्ट वो पिछले पाथ जिस पे ट्रेन हुआ था उसके क्लोजर आंसर दे रहा है. हाँ जी. सर लेकिन सर अगर इसको सर अगर हम इमेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो बाकी में सर ये इसको इसी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक कैट क्लासिफायर बनाता हूँ, तो अब कैट क्लासिफायर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक डिफरेंट टॉपिक है जिस कैट्स के बारे में ही बातें होंगी. तो अगर अचानक से इसको मैं किसी और तरह का डेटा सेट दे दूं, या जिसमें इसने ना पहले कभी देखा हो ना, या मतलब इसको मैं डॉग दे दूं या मैं इसको कोई और इमेज दे दूं, उसमें तो सर वो चांस यही है ना सर कि वो भी उस पर गलत आंसर देगा. तो इसी तरह सर हम हाँ तो ठीक अगर है. हर अब सही है, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल. अब मैं आप इसका जो आप क्वेश्चन पोज कर रहे हैं ना, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट. अगर मैंने कैट के इमेजेस दिखाए हैं, फर्ज कर लें, और मैं कैट का टॉप व्यू का इमेज दिखा देता हूँ उसको, तो क्या करना चाहिए उसे? सर आप इमेजिन करें कि आप ना कैट के या ह्यूमन आपने दिखाया हुआ, आप ह्यूमन पोज प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन मैं सामने से देख रहा हूँ, ह्यूमन मैं टॉप से देख रहा हूँ, ह्यूमन मैं साइड से देख रहा हूँ. ठीक है. तो आपने उसको ज्यादा सारे इमेजेस फ्रंट के दिखाए थे, थोड़े से साइड के दिखाए थे. अब जब मैं टॉप व्यू का इमेज दिखाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि मैं ह्यूमन को फ्रंट से देख रहा हूँ. दिस इज नॉट हाउ अ विजन सिस्टम शुड वर्क. इसके कंपैरेटिवली आप जो क्लासिक टेक्निक है ना उसको देखें, वो क्या कर रही है. आपने उसको भी वही इमेजेस दिखाए हैं क्लासिक टेक्निक को, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. वो उसने कैसे कर लिया? और अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर अ ह्यूमन, आप क्लासरूम का एक इमेज है, मैं आपको क्लासरूम का एक इमेज दिखाता हूँ, मैं क्लासरूम के थोड़ा चेंज करके व्यू आपको दिखा देता हूँ, तो यू विल बी वेरी यू विल बी यू यू विल टेल इट वेरी इजली कि ये वही क्लासरूम है. लेकिन मैं इमेज को जरा सा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से कैप्चर करूँ और उसका जवाब ही बदल जाए, तो दैट इज नॉट द फ्लेक्सिबिलिटी, और देन वी शुडंट बी क्लेमिंग दैट दीज आर द बेस्ट सिस्टम्स. सर लेकिन सर कोई भी जब हम सिस्टम या कोई भी हम फिनोमेना यूज करते हैं तो सर उसके कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड होते हैं. तो सर इसके लिए यही रिक्वायरमेंट है कि आप इसको हर तरह का चीज दिखा दो, फिर ये मसला करें तो फिर हम मतलब कह सकते हैं कि ये वाकई ही सही नहीं है. तो हाँ सर ठीक है. इसके तो रूल्स को तो हम हाँ, पहले फॉलो करें ना. नहीं हम नहीं करेंगे फॉलो. हम ये करेंगे कि ये जो दूसरा सिस्टम था वो भी तो यही इमेजेस देख रहा था ना, उसने क्यों नहीं ये गलती की जो ये सिस्टम गलती कर रहा है? वो तो परफेक्ट बता रहा है, तो फिर कौन सा सिस्टम बेहतर हुआ? जैसे फिर इस सिनेरियो के लिए बिल्कुल जो क्लासिक है वही बेहतर हुआ. तो सर क्योंकि सर उसके अपने रूल्स थे ना सर, वो इस पे ज्यादा सूट कर रहा है इस तरह के सिनेरियो पे. द थिंग इज दैट दिस इसको हम बोलते हैं इनवेरियंस.
in image processing we want invariance, कि अगर मैंने कुछ व्यूज दिखाए हैं और कुछ व्यूज नहीं दिखाए तो भी ठीक है। बट ये रिक्वायरमेंट जब डीप नेटवर्क प्रेजेंट करता है ना कि आप मुझे सारे व्यूज पहले से दिखा दें, तो फिर लर्निंग तो कोई ना हुई, फिर तो हर चीज आपने पहले से देखी हुई है। तो ये गारंटी तो आप नहीं कर सकते ना किसी इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर कि आप एग्जाम से पहले उसको सारे सवाल बताएंगे तो वो सॉल्व कर सकता है। तो पॉइंट इज कि डीप की नेटवर्क की ये लिमिटेशन है, दूसरे सिस्टम में ये लिमिटेशन नहीं है। तो फिर इफ somebody wants to use if somebody wants to find 3D and somebody wants to find location, there is already a better system that is there. So you cannot blindly use uh, deep network to and think that this is the only solution available. Yes, sir. So your end goal is to design a system that works better. Your passion, your it's not your responsibility कि डीप नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो अब मेरी नो, क्योंकि मुझे डीप लर्निंग बहुत अच्छी लगती है तो अब मैं इसको काम करके दिखाऊंगा। What you want is to design a system, and generally people believe that deep networks do better in every scenario. This is not the case. ये बहुत ही क्लियर कट एग्जांपल है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमने चेंज नहीं किया इमेज को। आप ये देखें ना क्या चेंज हुआ, ये जो दो लिफ्टों से, एक लिफ्ट से ऊपर जाएं और दूसरी से नीचे आ जाएं, तो दोनों लिफ्टों के दरवाजे साइड बाय साइड होते हैं। कितना मतलब कितना डेंसली उसको ट्रेनिंग डेटा दिया जाए तो वो कुछ सीखेगा, और फिर उसको पूरा फेयर चांस दिया है कि उसको इंटरपोलेशन का चांस दिया है कि हम आपको फर्स्ट रो दिखाएंगे, थर्ड दिखाएंगे, सेवंथ दिखाएंगे, बीच वाली नहीं दिखाएंगे, वो आप गेस कर लें, एंड इट इज अनएबल टू गेस। तो you see this kind of results will only come from people who actually understand the image world. तो इसकी बहुत ज़्यादा citation है। Now everybody is talking about limitations of deep network. खैर, तो खैर हमने भी ये कुछ लिमिटेशंस पता चलाई हैं इनकी रिग्रेशन की, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें बस ये है कि बड़ा नेटवर्क बनाने की बजाय ना छोटे छोटे ज़्यादा सारे बना लेना तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो दैट इज़ दी ओनली थिंग, वही डेटा है, वही नेटवर्क है, छोटे छोटे दो बना लेंगे ना तो वो, यहाँ पे मैंने खोला होगा एक पेपर, मुझे मिल जाए ना आपको दिखा दूंगा। दिस इज अ रीसेंट CVPR पेपर, पता नहीं कहाँ गया, इतने पेपर खुद नजर नहीं आ रहा। ये हो डेफिनेटली ये, तो जो हमने फाइंड आउट किया था ना वो CVPR 2020 में पब्लिश भी हो गया, पार्ट ऑफ इट। इन्होंने कहा है कि पूरे 3D को एक ही नेटवर्क ट्रेन करने की बजाय ना आप उस पूरे 3D को डिवाइड करें छोटे हिस्सों में और छोटे छोटे नेटवर्क ट्रेन कर दें, तो आप बेहतर पोज बता सकेंगे रिग्रेशन। सो डिलीवरेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट रनिंग दिस क्लासिफायर। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि हम क्या करेंगे, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप में से कोई ये रन कर दे, ताकि इफ वी वांट टू टेस्ट समथिंग maybe we can manage to figure out some other weakness. So the code is available, you just have to run and see the output. ठीक है, तो is it doable? एक नेटवर्क जो ऑलरेडी ट्रेंड है उसको रन करने में कितनी देर लगती है? सर ये वाला जो काम है सर ये एग्जैक्टली वही वही है सर रिग्रेशन वाला। हाँ ये वही है, ये देखें ना इन द एंड वो XYZ ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। Okay, so this is again CVPR 2020. So anything, any modification you manage to do, if you do manage to do, you stand in a very good chance of. So we have already been working. Abhi, when you come for discussion detailed, I will show you what we have figured out. So we just want somebody to run this network and just prove that what they are saying in the paper is what their code is doing. So we have talked about dataset bias, we have talked about limitations of deep learning, we have talked about some interesting methods of gathering 3D,
You have talked about teaching a farmer, a layman, to just prepare the sample. So this is, and then we talked about the criminals perspective. ये उनके लिए है जो GTA खेलते हैं, कभी खेली हो, बहुत पैशनेट हो, they will really like it. इसके अलावा हाँ, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ. अच्छा, अभी जो हमने क्लास में पढ़ा है ना, जो क्लासिक विजन, अब मैं आपको वो बताता हूँ जहाँ डीप लर्निंग बेहतर कर दी है क्लासिक विजन से. सिंस यू आर बैडली, आपको बहुत ही जो यू फील डिप्रेस्ड एंड आई थिंक सो यू डोंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जहाँ डीप लर्निंग बेहतर करती है. तो these image to image translation is this is something really cool. इसमें क्या होता है, मैं एक नई बनाता हूँ. इसमें जो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास एक डीप नेटवर्क है और आप क्या करते हैं कि उसकी इनपुट पे एक इमेज देते हैं और उसकी इनपुट पे दूसरा इमेज दे देते हैं, और आप उसको कहते हैं कि तुम खुद सीखो, इसको इस इमेज से ये वाला इमेज बनाओ. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप सिखा रहे होते हैं उसको. आप सिर्फ पेयर दे देते हैं और बाकी वो खुद सीखता है. और दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. अब इसमें देखें क्या होता है. हमने अभी तक जो क्लास में पढ़ा है ना, वो ये देखा है कि फर्ज करें कोई पर्सपेक्टिव इमेज है हमारे पास. ये देखिए इस तरह का कोई यूं करके कोई दीवार है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको फ्रंट से देख लेते हैं. यही हम कर रहे हैं ना. नस्ट मैं लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं फ्रंट से देखूँ ना तो यूं नस्ट लिखा हुआ है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होमोग्राफी मैट्रिक्स. होमोग्राफी. तो 4 पॉइंट्स चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी. अच्छा, कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आज तक हमें पता ही नहीं चली क्या है. हमारे पास उनका कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है. होमोग्राफी क्या चीज़ होती है? इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स. हमें पता है ये रोटेशन, ये ट्रांसलेशन, ये फाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब पता है ना हमें उस 3x3 मैट्रिक्स का. अब आप ये देखें, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं आपको ये इनपुट लेबल्ड इमेज दूं और उसमें वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स फिट कर दें. मतलब एक इनपुट में बहुत सारे मैंने पेयर्स बनाए हुए हैं. अब ये देखें, ये जो ब्लैक एंड वाइट से कलर, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कलर्ड इमेज है, उसको मैं ग्रे बनाता हूँ. ये हमने बनाया था, आपको याद होगा, पाइथन करते हुए. तो हम बहुत सारे इमेजेस के पेयर बना लेते हैं और फिर हम नेटवर्क को कहते हैं ज़रा सीखो ब्लैक एंड वाइट को कलर कैसे करते हैं. इनपुट पे ब्लैक एंड वाइट दे दें, आउटपुट पे कलर दे दें और वो सीख जाए इमेजेस को कलर करना. और फिर जो इमेजेस आज तक हमारे पास थे ही ब्लैक एंड वाइट में, लेट्स से 1960s में जो मूवीज बनी थी और 1947 में जो पिक्चर्स खींची थी, वो हमारे पास थी ही ग्रे में. तो मैं फिर जब मेरा नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा ना, तो फिर मैं उसकी इनपुट पे सिर्फ ग्रे इमेज दूंगा और आउटपुट पे वो मुझे कलर बना के दे देगा. अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. दिस वी कैन नॉट डू विद होमोग्राफी. देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स वी कैन नॉट डू विद, मतलब जो जिनके मॉडल्स हमें पता है. जिनके तो मॉडल्स हमें पता है उनके लिए हमें कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. बट जिन केसेस में हमें मॉडल्स नहीं पता, उधर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स चाहिए. और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगी तो डीप नेटवर्क्स वो चीज़ें सीख जाएंगे, ऑल्दो कि हमें नहीं पता क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है. तो आप एज इमेजेस बनाएं, उसमें वो कलर भर देगा, दिन के इमेज को रात में कन्वर्ट कर देगा, लेबल्ड इमेजेस को एक्चुअल इमेज में कन्वर्ट कर देगा, एक्चुअल इमेज को लेबल्ड इमेजेस में कन्वर्ट कर देगा, टॉप व्यू को लेआउट में कन्वर्ट कर देगा, लेआउट को टॉप व्यू में कन्वर्ट कर देगा. तो भी अब मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ. सर ये डीप लर्निंग से होमोग्राफी वाला काम वैसे हुआ है या नहीं, मतलब कि ये मैपिंग प्लेन टू नहीं प्लेन. वो, हाँ वो हो जाता है, मतलब वो डीप लर्निंग से हो जाएगा, लेकिन उसकी फिर हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमें वैसे ही करने आता है. उसको डीप जैसे लर्निंग से करके क्या फ़ायदा होगा, नहीं, मतलब वैसे बहुत. कंपैरिजन के तौर पे शायद. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है.
अब ये देखें ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हमने नहीं सीखी। जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं ना चीज़ें, या आपने केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एज अ ह्यूमन तो आपको पता चल जाता है क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप ऑटोमेटिक, कुछ मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, उनको हम बोलते हैं, फिर मुझे यहाँ पे नाम नज़र आ जाएगा लिखा हुआ, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल स्ट्रक्चर रिकग्निशन मेथड्स, कि वो किसी डॉक्यूमेंट में जाके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब रिकग्नाइज कर देते हैं ना तो इसका 3D मॉडल आपको दे देते हैं। कुछ हमारे पास डेटाबेसेस बनी हुई हैं जिसमें हर केमिकल स्ट्रक्चर का ना 3D मॉडल है हमारे पास। उसको हम औसरा बोलते हैं शायद, औसरा। इसमें होता ही है कि अगर आप किताब पढ़ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की, एंड यू सी समथिंग, यू सी अ केमिकल स्ट्रक्चर, तो तो आप उस केमिकल स्ट्रक्चर को ना 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D में कन्वर्ट करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, आप विजुलाइज बेहतर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। पेपर पे तो 2D ही होता है ना, तो आपने उसकी तस्वीर खींची, उसने 3D बना दिया, पता नहीं ये काम कैसे करता है। इसको आज तक यूज़ नहीं किया वेबसाइट। एनीवेज, तो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर व्हाट दे डिमांड इज कि आप परफेक्ट ड्राइंग करें। तो जब ह्यूमन ड्रॉ करता है ना तो वो परफेक्ट ड्रॉ नहीं करता। किधर क्या वो पेपर, ये ये हाँ ये पेपर है। जब आप ड्रॉ करते हैं ना तो इस तरह ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो ड्रॉ करते हुए ना आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। कोई जॉइंट आपने मुकम्मल नहीं बनाया, कहीं लाइन आगे कर दी आपने, थोड़ी सी लाइन आगे चली गई, एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी, कहीं जॉइंट्स कनेक्ट, ये देखें ना, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लाइनें एक्सटेंड हो गई, तो मुझे अगर कोई क्लियर एग्जांपल मिले ना, तो ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपने बेंजीन बनाया है और एंगल आपने मेंटेन नहीं रखे, जो भी बेंजीन के एंगल होते हैं, कोई लाइन मिस कर दी आपने, कोई लाइंस को कनेक्ट नहीं किया। एज अ ह्यूमन आप फिर भी बता देंगे कि दिस इज बेंजीन, राइट। तो वी डोंट हैव, तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम गंदी गंदी ड्राइंग्स बनाएं और उनकी अच्छे वाले भी वर्जन हमारे पास हों, और हम जो है ना ये नेटवर्क ट्रेन कर लें, बैड ड्राइंग, गुड ड्राइंग। तो if we can train a bad drawing to be converted into good drawing, this good drawing can be converted into a 3D model automatically. तो आप अगर बहुत सारी गंदी ड्राइंग्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं ना, you can train a transformation that converts that bad drawing into a good drawing. This is something which we will not be able to do with simple rules like आप एज डिटेक्शन करें। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एंगल ठीक करना है बेंजीन का, कैसे करेंगे? क्लासिक इमेज प्रोसेसिंग विल फेल ओवर हियर। हो सकता है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जिसमें एंगल ये हो ही ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब जो बेसिक इमेज प्रोसेसिंग के रूल्स है ना, वो हमारी वो लिस्ट खत्म हो जाएगी, हम लिखते जाएंगे रूल्स, फिर कोई और इशू आ जाएगा। तो व्हाट वी वांट के, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, व्हाट वी वांट इज कि हम जो है ना डीप नेटवर्क को बहुत सारी बुरी ड्राइंग्स दिखा दें और वो ना उन्हें अच्छी में कन्वर्ट कर दें। तो देयर इज एन एप्लीकेशन वेयर डीप लर्निंग विल बीट क्लासिक इमेज प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे तो रूल्स बनाएंगे ना, अच्छा ये एंगल हो तो ये लाइन हो तो इस तरह कनेक्ट करो, फिर इस लाइन को इस तरह कनेक्ट करो। आई डोंट नो हाउ मेनी रूल्स विल बी देयर। तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू कैन रियली एंजॉय डीप लर्निंग, दिस पिक्स टू पिक्स नेटवर्क। और फाइनली वो जो डिलीवरेबल की आप बात करते हैं, दिस पिक्स टू पिक्स नेटवर्क इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन कोलैब, और आपने बस ये डायग्राम्स बनाकर बुरे वाली दिखानी है उसका, तो वो सीख जाएगा। दिस इज डिलीवरेबल, तो आपने कोई सिस्टम नहीं बनाना। ठीक है, एनीथिंग लेफ्ट इन इट, कोई रह गई ये चीज़? मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, बैडली ड्राइंग, बैडली ड्रॉन भी बता दिया, हाँ डेटा सेट भी बता दिया, लिमिटेशंस ऑफ डीप लर्निंग भी बता दिया। हाँ बस ये एक रह गया, फाइंडिंग दी ट्रेजेक्टरी ऑफ राइटिंग।
दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होगा वो। If you see a written text or any drawn pattern, अगर आपके पास बना हुआ कोई पैटर्न आ जाए, आप बता सकते हैं कि पहली लाइन कौन सी थी, दूसरी लाइन कौन सी थी, तीसरी लाइन कौन सी थी और चौथी लाइन कौन सी थी? ये आप बता सकते हैं कि जब बंदा ड्रॉ कर रहा था तो फॉर एग्जांपल एक रोबोट ने अगर राइटिंग सीखनी है तो वो उसको कैसे सिखाएंगे आप? सर उसको तो जो मोस्ट कंटिन्यूअस, जहां उसको ब्रेक्स ना लेने पड़े ज्यादा, वो वाला सिखाएंगे, किस पॉइंट से किस तरह जाए। ये बड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जो आप कह रहे हैं ना बात। मैं अभी आपको पेपर दिखा देता हूँ जो सिर्फ ये चीज़ तलाश करते हैं कि अगर मैंने आपको राइटिंग दे दी है ना तो उसमें ऑर्डर पता चलाया जाए। पता नहीं कहाँ मैंने डाउनलोड किया था। ये है, ये ओपन होता है। तो बेसिकली ना इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि वी ट्राई टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ सादा लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ। फर्ज करें ये मैं लिख रहा हूँ। अब आप बता सकते हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने एज डिटेक्शन कर ली और आप चलना शुरू हुए कि चले मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, आप इस पॉइंट पे पहुंचे, आप बता सकते हैं कि अब ये वाली लाइन बनानी है, ये वाली लाइन बनानी है कि ये वाली लाइन बनानी है? कैसे बताएंगे आप? सर शायद इस तरह देख सकते हैं कि जिसमें डेविएशन ज्यादा हो एंगल की, जिसमें कम से कम डेविएशन हो नेक्स्ट पाथ के विद रिस्पेक्ट टू। मे बी यू आर राइट। तो बेसिकली दिस इज द थिंग विच आई वांट यू टू डू कि आप इस तरह का ना, मैं आपको एक चीज़ दे दूं, आप एज डिटेक्शन करके मुझे बताएं कि कौन सा पिक्सल, इस पिक्सल के बाद ये वाला पिक्सल बनेगा, इसके बाद ये वाला पिक्सल बनेगा। जब इधर पहुंचेंगे ना फिर इंटरेस्टिंग बात आती है कि आप किधर जाते हैं। तो दिस दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न इज रियली इंटरेस्टिंग। और यही इन्होंने किया था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इन्होंने ये प्रूव किया था कि ह्यूमंस जो राइटिंग करते हैं ना वो इनएफिशिएंट राइटिंग करते हैं। इन्होंने 4 तरीकों से ना ए लेटर ए लिख कर दिखाया। एक हुआ, पहले मैंने ऊपर से नीचे गया, फिर वापस नीचे से ऊपर आऊँगा, फिर ऊपर से नीचे जाऊँगा और फिर ए बनाऊँगा। ठीक है, ये तो ए लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो इन्होंने ये साबित किया था कि ए लिखने का ना, जो ह्यूमंस लिख रहे होते हैं ना, दे आर इनएफिशिएंट राइटर्स। आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप ए लिखें और कोशिश करें कि आप पेन आपने नहीं उठाना। पेन उठाने का मतलब ये है कि वो मोशन आपकी रिकॉर्ड हो रही है। तो if we want to speed up our writing, or if we want to train our robot to write something, or we want an efficient printer which prints faster, so we should understand how this writing is done. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे। आप खाली पेज प्रिंट करें ना प्रिंटर से और रिटन पेज प्रिंट करें, दोनों को एक जितना टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंटर है ना वो डम है, उसको नहीं पता। तो शी वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर मैं ये पैटर्न पता चला लूँ ना, कि फर्ज करें ये इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन लिखा हुआ है, अगर ये मैं इनका एज डिटेक्शन से वो पिक्सल्स पता चला लूँ तो आई कैन प्लान अ वेरी एफिशिएंट पाथ which will make our printers intelligent। ये वीडियो चलती ना तो मैं आपको दिखाता।
तो बेसिकली यही करना है कि आपने ना वो ये जब जंक्शन पे पहुंचते हैं तो फिर बताना है कि अगला कौन सा पॉइंट किस तरफ जाना है। तो ये दिस रिक्वायर सिंपल इमेज प्रोसेसिंग, इसमें कोई खास डीप लर्निंग नहीं है। इसमें डीप लर्निंग वाले भी हैं पेपर who use deep learning to come to this decision। फॉर एग्जांपल किसी ने ये साइन साइन लिखा हुआ है, तो दिस इज व्हाट वी वांट कि आप इमेज प्रोसेसिंग से ना ज़रा ये प्रॉब्लम ट्राई करके देखें। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो एक तो मैंने आपको बताई दी ना कि वो जो प्रिंटर इंटेलिजेंट होंगे, मतलब जब से प्रिंटर बना है ना ह्यूमन हिस्ट्री में, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आई। इट इज़ एज डम एज इट वाज बिफोर। तो अगर आप प्रिंटर्स को एफिशिएंट कर लेंगे तो आप अपनी इंक बचाएंगे, इंक शायद ना बचा पाएँ, आप अपनी एनर्जी बचा लेंगे वो जो प्रिंटिंग में यूज़ होती है, और आप अपना टाइम बचा लेंगे, आपके प्रिंटर फास्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बड़ा सा लेटर एस लिखा हुआ है प्रिंटर में, यूं करके पूरे पेज पे एस लिखा हुआ है, तो उसको बस ये चीज़ प्रिंट करनी है ना, वो किस तरह प्रिंट करने की कोशिश करता है, यूं यूं करके, डम तरीका, स्कैनिंग करके। तो उसकी उतनी एनर्जी लग रही होती है कि पेज खाली है या पेज भरा हुआ है। तो अगेन this is a very, I mean this is a little fun exercise there, you just draw something and try to figure out। पहले एजेस डिटेक्ट कर लें और फिर एंगल चेक कर लें लाइन का, और फिर कंटिन्यूएशन कर कर दिखाएं। दिस इज वन थिंग आई वांट सर मगर इसमें वो प्रिंटर स्लो इससे है क्योंकि वो टॉप टू बॉटम प्रिंट कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन उसकी स्पेस लगी होती हैं। इफ यू वांट टू, हम एक डायरेक्टरी एफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं स्मार्ट, फिर तो हमें काफी वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए होगी कि वो पेन किस तरह मूव करे प्रिंट करते हुए वगैरह। हाँ तो वो है ना आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, प्रिंटर इतना बड़ा है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है ना आपके पास। हु इज स्टॉपिंग यू? आपने वही स्पेस कवर की है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हुए, और पेपर आगे जाता गया है। अब आपने बेसिकली यही करना है कि आपने अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट करना है, लाइक अ रोबोटिक आर्म, जो मैं दिखा रहा था ना आपको। इधर गया, ये तो हो गया ना वो पेपर, वेरी फेमस पैमी का पेपर है 2006 का। ये है, ये देखें ना, ये दिस थिंग इज आल्सो अ प्रिंटर, राइट? यस सर। तो बेसिकली द पॉइंट इज के देयर आर सम टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, वो बस हमने रिजाइन ही कर दिया है कि उनको बेहतर नहीं करना और हमने ऑटोनोमस कार बनानी है। देयर आर अदर थिंग्स। आई रिमेंबर आई रेड अ पेपर समवेयर जहाँ पे एक बंदे ने कहा था कि अगर आप टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं ना तो आपको इंक ज्यादा यूज होती है, और आप ये दूसरा फॉन्ट यूज करेंगे ना तो इंक कम यूज होगी, which is a very simple thing but it saves lot of resources। तो अगेन व्हाट आई वांट, ये जो भी फिल्टर डिजाइन करेंगे ना तो आपको यू विल लर्न हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स एंड डिटेक्ट एजेस एंड देयर एंगल्स एंड लाइक रियली अंडरस्टैंड द इमेजेस। डीप लर्निंग में तो ये होता है ना कि एक फोल्डर में बहुत सारे इमेजेस डाल दिए और कुछ नहीं उसको समझा क्या कर रहा है डीप नेटवर्क, और होप किया कि इट विल कम आउट विद अ सॉल्यूशन। So here we are like taking a step back and trying to really process images one by one, ताकि हमें समझ में आए कि images they mean so much, they are much more than what deep network is doing to them। So we want to keep our perspective really broad। So these are very simple exercises which you can do as a semester project। Once upon a time वो research होती थी, but now you can do it। So this is what I want। and then कुछ रह गया इसमें से? बस ये रह गया, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। आई वॉन्ट हाँ, ये समथिंग, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोजर टू योर होमोग्राफी थिंग, कि एक इमेज में ना हम खास एंगल पे टेक्स्ट प्लेस करना चाहते हैं। तो ईदर यू कैन डू इट बाय होमोग्राफी, मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये प्लेन है और मैं पेस्ट कर दूं इधर यूजिंग होमोग्राफी,
और यू कैन यूज दिस कोड एंड फिगर आउट कि ये कैसे कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो खैर आर्टिफिशियल इमेजेस हैं, रियल इमेजेस पे कैसे कर रहा है ये देखे ना, दीवार पे लिख दिया। आई वांट यू टू डू समथिंग लाइक दिस। ये कोड, ये पेपर पढ़ें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो काम आप होमोग्राफी से कर रहे हैं ना वो ये कैसे कर लेते हैं यूजिंग मे बी अ डीप नेटवर्क और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अभी आप स्ट्रेट टेक्स्ट लिख रहे हैं, मैंने दिखाया था शायद आप लोगों को क्लास में पहले लेक्चर में कि ये जो हमारे करंट टेक्स्ट डिटेक्टर्स हैं ना वो बहुत ही लिमिटेड है। सीधा सीधा लिखा हो ना तो पढ़ सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हो तो पढ़ नहीं सकते। तो वी वांट टू ट्रेन अ नेटवर्क जहां हम टेढ़ा मेढ़ा चीज़ें जो है ना लिख कर उसको ट्रेन करें। तो दैट इज़ रियली कूल एप्लीकेशन। इसमें डिलीवरेबल यही है, ये पहले वाले में सिंपल कोड रन करना है, दूसरे वाले में सिंपल वो फिल्टर बनानी है जो एजेंट डिटेक्ट करके पॉइंट्स बता दें, तीसरे वाले में एक डीप नेटवर्क ऑलरेडी ट्रेंड है उसको रन करना है, चौथे वाले में इमेजेस डाउनलोड करके उनको बस कोई सिंपल प्रोसेसिंग करके उनका बायस बताना है। फिर ये इसमें बैडली ड्रॉन डायग्राम में पेयर्स बना के एक नेटवर्क को दे देनी है। क्रिमिनल पर्सपेक्टिव वाला जो है जिसने GTA यूज़ किया हुआ है वो कर सकता है प्रोजेक्ट। देयर आर ऑलरेडी मॉड्स इन GTA, जो मैं मॉड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना उसको समझ होगी जो GTA खेलता है। हाउ टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन GTA विद क्लास फेलोज। बाकी इसमें सिंपल कलर कोडिंग करनी है, पेपर पे कलर डॉट्स बनाकर उनको मैच कर देना है, और इसमें सिंपल किसी लेमैन को सिखाना है कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ रहेगी? इसमें एक चीज़ रहेगी है ये हाई स्पीड मोशन ऑफ बग्स। तो दिस वी कैन डिस्कस टुमारो मे बी ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, तो ये मैं बता, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज रिकंस्ट्रक्टिंग 3D यूजिंग सिंगल कैमरा। तो आई कैन शो यू दिस टुमारो मे बी। ठीक है, तो आई विल डिसाइड द ग्रुप लीडर्स, ग्रुप मेंबर्स आप लोग डिसाइड करेंगे। तो एवरीबडी शुड चूज 2 to 3 टॉपिक्स विच दे लाइक, और जो है ना मैं कोई गूगल फॉर्म दे दूंगा और मैं पूछ लूंगा, आप बता दें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू। ठीक है, तो योर मिड टर्म विल हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर प्रोजेक्ट कि अभी तक आपने क्या किया है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स। फाइनल विल हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो आप जो है ना अपने ग्रुप मेंबर्स केयरफुली सिलेक्ट करें, 2 to 3 ग्रुप मेंबर्स। तो you can already, we can discuss it sometime early next week once you have decided. तो फिर मैं आपको precisely बता दूंगा what do I expect in every project. It will be doable और it will not take much time. ठीक है जी, यस सर। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज़।